हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ प्रिज्म। तो बेटा प्रिज्म है क्या बेसिकली। यहाँ पे देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेस ऑन विच द लाइट इमर्जिस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक डायग्राम कुछ ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर है। तो बेटा इस डायग्राम में आपको देख के पता चल रहा होगा, सबसे पहले मैंने बोला है अब प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। बेटा ये जो प्रिज्म ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रिज्म है, ये जितने भी तीनों प्रिज्म है, ये ऐसी शेप है। थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है पर ये इसकी ऐसी शेप है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइंस बाहर की तरफ है। तो बेटा ये जो तीन हमने प्रिज्म लिए ना, तीन प्रिज्म लिए हैं, इन तीनों में क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और इसके सरफेस देखो, तीन सरफेस है, इसके चार सरफेस है, इसके कितने सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इसके n नंबर ऑफ सरफेस बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये 2 3 या 4 5 ऐसे ही होते हैं। और यहाँ से जितनी भी रेस जा रही है बेटा, ये जितनी भी रेस जा रही है, यहाँ से तो सीधी जा रही थी, बट उसके बाद प्लेन सरफेस से तो बाहर निकल रही हैं, ठीक है, इमर्ज कर रही है, वो प्लेन सरफेस से इमर्ज कर रही है, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों प्लेन सरफेस से इमर्ज कर रही है। बट ये पैरेलल नहीं है, इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है। तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि ये ट्रांसपेरेंट है और n नंबर ऑफ सरफेस हो सकते हैं, ठीक है, एनी n नंबर ऑफ सरफेस जिसमें से लाइट इमर्ज करेगी, जो इमर्ज करेगी वो प्लेन में से पास कर रही है, और नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल समझ गए होगे बेटा, ये इसके पैरेलल नहीं है बेटा, दिस इज नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। तो बेटा यहाँ पे उसके बाद देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको हम सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह देते हैं। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल्स के बीच में बन रहा है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से मैंने एक लाइन एक्सटेंड की है, ये दिस एक्सटेंडेड लाइन के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा इसको हम कहते कैसे हैं, करते कैसे हैं, ये देखो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है ना बेटा, इट्स द एंगल बिटवीन द फेसिस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट। ये वाला फेस आ गया जहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है, एंड फ्रॉम विच लाइट इमर्जिस, और यहाँ से इमर्ज कर रही है। यहाँ पे भी देखो लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहाँ पे लाइट इमर्ज कर रही है, तो उसके बीच का एंगल, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है ये वाला फेस, और यहाँ से इमर्ज कर रही थी ये वाला फेस, इसके बीच का जो एंगल बनेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। बेसिकली आपको ये वाला डायग्राम ही समझना ज़्यादा, तो बट ये आप कंपटीशन के लिए आप समझ सकते हो। तो बेटा यहाँ से रे एंटर कर रही है और यहाँ से रे बाहर जा रही है, उन दोनों के फेसेस के बीच का जो एंगल बनेगा ना दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ से देखो ये हमने रे भेजी, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। जैसे यहाँ से एक रे भेजी और बेटा ये रे बेंड कर गई, यहाँ से अंदर की तरफ बेंड कर गई, और उसके बाद ये फिर से बेंड कर गई। तो बेटा अगर ये मीडियम ना होता, ये वाला फेस ना होता, तो ये रे बिल्कुल सीधा जाती ना बेटा, बिल्कुल सीधा ही जाती बेटा। और अगर ये फेस ना होता तो बेटा ये रे हमें पीछे से आती हुई लगती, क्योंकि यहाँ से ऐसे है ना, तो ये रे पीछे से आती हुई लगती। तो बेटा इसके इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ ना बेटा तीनों पॉइंट्स में। यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे गई और ये डेविएटेड, ओ सॉरी इमर्जेंट रे, तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे भी देखो बेटा यहाँ से इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा गड़बड़ कर दी यहाँ पे बेटा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट सीधी भेजनी थी इंसिडेंट रे, समझ रहे हो बेटा। और ये जो डेविएटेड रे है, ये जो डेविएटेड रे है यहाँ पे देखो बेटा, ये जो डेविएटेड रे है ऐसे आ रही है, इनके बीच का एंगल आना था ये पूरा एंगल, या इसका ऐसे बना दो, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। और इसको डी के साथ या डेल्टा के साथ नोट करते बेटा। तो सिंपल पॉइंट समझ गए होगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है, अगर ये साइड ना होती तो ये रे बिल्कुल सीधा जाती हुई लगती, अगर ये वाली साइड ना होती तो ये रे पीछे से आती हुई लगती। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना बेटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, डेल्टा, सिंपल वर्ड में। तो बेटा होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। बेसिकली आपने इसी को ज़्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है, बट हाँ अगर ये भी समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अब बेटा यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म।
डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको डायग्राम समझना बेटा इसका। यहाँ से मैंने कहा कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। तो बेटा अब हमने पॉइंट्स तो पढ़ ही लिए हैं, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ से कोई भी रे आ रही है, ये क्या करेगी बेटा, यहाँ से डिविएट करेगी, डिविएट करके ये कैसी जाएगी इसके बीच में रिफ्लेक्ट करके, और लास्ट में फिर से ये डिविएट करेगी जब ये इस फॉर्म में। तो बेटा यहाँ से देखो, अगर ये वाला साइड ना होती तो ये वाली रे बिल्कुल सीधा आती हुई लगती ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है। अगर ये वाला भी फेस ना होता तो ये भी रे हमें कहाँ से आती लगती, पीछे से आती हुई लगती। तो बेटा इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, ठीक है। इसको हम ए के साथ नोट कर देते हैं, मैं साथ में लिख भी देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसको मैं एन के साथ नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और बेटा यहाँ पे जो रे जा रही है इसको भी नाम देते हैं, इसको देते हैं पी क्यू आर और ये एस। और बेटा ये जो क्यू आर रे है ना, क्यू आर रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे हो। पी क्यू रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे और आर एस रे को इमर्जेंट रे, क्लियर। तो इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, और एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे और द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है ना बेटा। तो बेटा ये सिमिलरली ये कौन सा था, नॉर्मल था, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में जो एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको मैं डॉटेड लाइन्स के साथ R1 के साथ नोट कर देता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है ऐसे, यहाँ पे देखो। तो बेटा सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये जो जा रहा था ये नॉर्मल है। तो बेटा ये जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल बन गया, तो इसको हम डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट ई के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R2 नाम दे दिया बेटा, ठीक है। और ये नॉर्मल है तो एन डिनोट के साथ कर दिया है। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूँ पर्टिकुलरली क्यू आर और एन की, ट्राइंगल क्यू आर एन की बात करूँ, तो बेटा इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है R1 प्लस R2, क्योंकि ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो यहाँ पे वैसे तो ये 90 डिग्री बन नहीं रहा है वैसे तो ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है, नॉर्मल के साथ जुड़ के बना है, ठीक है। तो प्लस एंगल एन लिख लेते बेटा अभी, ठीक है, एंगल एन, ठीक है, इसको एंगल एन नाम दे दिया। इन तीनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ रहे ना बेटा। अब बेटा ध्यान से देखो, ये वाली रे और ये वाली रे ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री ऐसे है। सिमिलरली ये वाली रे और ये वाली रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बेटा ध्यान से देखोगे तो ये वाली रे के साथ ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो बेटा अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, नाम देता हूँ ए, ठीक है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा ए क्यू एन आर बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस ये वाला, इसको एंगल एन को एंगल एन ऐसे डिनोट कर देते, ठीक है। और ये वाला, ये 90 डिग्री वाला, इसको मान लेते हैं एंगल आर, ठीक है। तो बेटा इन सब का सम जो आ रहा है ना, इन सब का सम दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, एंगल ए क्यू और एंगल एन, बेटा इनका जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, ये हमें पता ही है क्योंकि ये नॉर्मल बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं तो 90 डिग्री बना रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री।
तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए प्लस एंगल आर, ये 90 प्लस 90 180, तो इस साइड जाके 360 में से माइनस किया तो हमारे पास बच गया 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल आर जो है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो आर है वो क्या चीज़ है वो भी देख लो, ये एंगल ए प्लस यहाँ पे सॉरी एन, एंगल एन, थोड़ा सा एरर आ गया फिर से, ये 90 डिग्री था। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल एन की वैल्यू 180 डिग्री है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू जो है इन दोनों के सम के इक्वल ही आ रही है बेटा, बाकी तो सेम है, एंगल एन 180 डिग्री 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू R1 एंगल, यहाँ पे एंगल की फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस R2 एंगल। बेटा ये छोटा सा पॉइंट समझ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। अब बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब बेटा इसके बाद देखो, अगर हम ध्यान से देखें ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसको भी नाम दे देते हैं बेटा हम M। तो बेटा इन ट्राइंगल MQR, MQR, तो बेटा अभी हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ रखा है, ठीक है, आपने करा होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे डेल्टा M पॉइंट पे, यहाँ पे देखो M पॉइंट पे, और यहाँ पे जो है इसको एंगल को नाम देते हैं बेटा एंगल 1 और इसको यह दे देते हैं एंगल 2। तो इसको एंगल 1 दे दिया और इसको एंगल 2 दे दिया। तो डेविएशन इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बेटा एक प्रॉपर्टी है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है बेटा इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आई एंगल था ना बेटा, तो ये टोटल भी तो आई होगा, ये टोटल भी तो आई होगा। तो इतने पोर्शन में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूँ तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो बेटा, ये आई है तो ये भी तो आई होगा क्योंकि ये नॉर्मल के साथ है और ये रे ऐसी जा रही है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे बेटा, तो ये भी पूरा आई होगा। तो आई में से R1 माइनस कर दिया तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू आई माइनस R1। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो एंगल 1 की वैल्यू जो है, एंगल 1 की वैल्यू दैट इज आई माइनस R1। सिमिलरली बेटा अगर ये ई है तो ये टोटल भी तो ई होगा, समझ रहे ना, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो इतना पोर्शन R2 है, तो इसका मतलब एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टोटल में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट दिस पोर्शन। तो ई माइनस R2 एंगल 2 की वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1 की वैल्यू जो थी, एंगल 1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू आई माइनस R1 और एंगल 2 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई माइनस R2, सिंपल फॉर्म में। तो ये वाली वैल्यू एंगल 1 और एंगल 2 की यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये वाली टर्म बन गई आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। अब बेटा ये जो R1 प्लस R2 था ये तो ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो इसका मतलब डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई, आई प्लस ई माइनस ए। और बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डेविएशन का, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेविएशन। और बेटा यही एक रिलेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बेटा ये जो टर्म है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, अगर सिंपल वर्ड में समझना हो तो बेटा, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। बेटा यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ये डेविएशन है। तो बेटा सबसे पहले तो इंसिडेंट आ गई कि इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने एंगल से हम उसको भेज रहे हैं। जैसे जैसे मतलब कि एंगल की वैल्यू चेंज करेंगे तो डेविएशन की वैल्यू के ऊपर भी चेंज आएगा। आई की वैल्यू मतलब कि ये जो है आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू के ऊपर भी चेंज आएगा। सिमिलरली आई और ई तो फैक्टर सेम ही है बेटा, ठीक है, तो आई और ई। दूसरा जो है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, कैसे वाला ट्राइंगल है वो देखना है हमने बेटा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू भी चेंज करती है डेविएशन की।
तीसरा जो फैक्टर है बेटा, हमने लाइट जो भेज रहे हैं ना, यहाँ से रे जो भेज रहे हैं वो कैसी वेवलेंथ की रे भेज रहे हैं। रेड कलर की वेवलेंथ है, वाइट कलर की वेवलेंथ है, कैसी वेवलेंथ है, कैसे कलर की लाइट को भेज रहे हैं बेटा। तो बेटा इसका मतलब ये उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथा क्या है पॉइंट बेटा, चौथा ये है कि अगर प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल 1.5 है, अगर उसको चेंज करके मैं 1.2 कर दूं या 1.8 कर दूं, तो बेटा इसके चेंज करने से यहाँ पे डेविएशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है बेटा। तो लास्ट पॉइंट जो है ये, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज रे कौन सी वेवलेंथ की ले रहे हैं, और चौथा फैक्टर जो आएगा इसमें बेटा दैट इज़ क्या लिख सकते हो बेटा कि आपने जो मटेरियल लिया प्रिज्म का वो कैसा है, दैट इज़ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, म्यू की वैल्यू 1.1 है, 1.2 है, उसके अकॉर्डिंग ये डेल्टा चेंज करता है। क्लियर है बेटा। अब बेटा हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखते हैं ग्राफ कैसे करना है इसका। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कोई भी रे गई बेटा ये बेंड करेगी और ये ऐसे जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ से रे बिल्कुल सीधी गई और इसके बीच में बन रही है, दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। बाकी वही सेम स्टोरी, नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ से, नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ से, दिस इज़ कॉल्ड R1, ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड R2, R1 और R2। क्लियर। तो ये वाली टर्म्स हैं, और ये वाला जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मानना होगा तो मान सकते हो। तो बेटा ये तो सिंपल सी टर्म समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किसके और किसके बीच में प्लॉट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा मैं आपको प्रूव करूँगा, एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे ना एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म का, तो उसमें हमें कैसे वेरिएशन दिखती है। बेटा यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल इसका नॉर्मल है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, तो बेटा उसके बाद आप आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ करते जा रहे हो। जैसे जैसे बेटा आप आई के एंगल को चेंज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मतलब आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके एज वी इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बेटा जैसे जैसे आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे ना, यहाँ से इंक्रीज़ करते रहे, तो बेटा यहाँ पे डेविएशन के ऊपर भी तो फ़र्क पड़ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वो फ़र्क क्या पड़ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो बेटा हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन देखा सिर्फ, ठीक है। ये ई की वैल्यू चेंज कर रही है, R1 R2 की वैल्यू चेंज कर रही है, वो तो कर ही रही है, पर डेविएट कितना कर रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया। हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं हम बेटा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आई है, तो बेटा यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने आई की वैल्यू को 0 से बढ़ा के इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे चेंज करके देखना शुरू कर दिया। तो डेविएशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके साथ, तो वो देखना शुरू किया बेटा। तो हमने क्या देखा, जब आई की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 20 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री थी, तो बेटा डेविएशन की वैल्यू जो थी ना उस टाइम पे फॉर एग्जांपल डेविएशन की वैल्यू है 80 डिग्री, ठीक, डेविएशन 80 डिग्री, 70 डिग्री था, जितना भी है, ये बेटा मैं रफली बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू मैच कर जाए आपकी उसके साथ। तो बेटा उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया 40 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो है इस बार घटनी शुरू होगी, ये आ गई 50 या 67 डिग्री या 65 डिग्री। तो मैंने इसकी वैल्यू को और चेंज किया 50 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये वाली वैल्यू जो ना इसमें चेंज आया, या 50 डिग्री की जगह कर देते हैं 5 के डिफरेंस से बेटा 45 डिग्री। ऐसे सिमिलरली इसके बीच में 35 डिग्री का किया होगा, तो 35 डिग्री का बेटा यहाँ पे बन गया हो 72 डिग्री, ठीक है। तो 65 डिग्री, 45 पे इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। बेटा इसके बाद हम जब 50 पे गए, 50 डिग्री पे, तो बेटा हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है ना ये फिर से इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे ये फिर से 55 या 54 डिग्री शो कर रही है।
तो बेटा हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हो गया कि बेटा कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, इसमें ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आप वेरिएशन देखो, पहले आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इंक्रीज़ कर रही है, आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, एरो जब नीचे जा रहा है, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बनाऊंगा अभी बेटा, इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे वैल्यूज लेने शुरू कर देते, जैसे ये मतलब कि इस फॉर्म में वेरिएशन दिखाना शुरू कर देना, तो इसके बीच के एंगल्स लेने शुरू कर दो 45 और 50 के बीच में। तो बेटा मैंने देखा एक 48 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल 48 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो आई वो आ गई 47 डिग्री। तो बेटा ये जो 47 डिग्री आई ना, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बेटा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बेटा ये ऐसा पॉइंट है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एक ऐसा डेविएशन है जिस पॉइंट पे देखो बेटा वैल्यू सबसे ज़्यादा कम हो रही है, उसके बाद फिर से ये बढ़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो बेटा यहाँ पे 55 करके देखी तो यहाँ पे 64 आ रही थी, तो बेटा वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू होगी। तो इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले देखो आई की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम। तो बेटा आई की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, ऐसे 30 डिग्री से स्टार्ट की, तो बेटा ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके 0 हो जाता है, तो उसके बाद फिर से ये एकदम से इंक्रीज़ करता है बेटा। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे बनता है बेटा, बुक्स में बिल्कुल सीधा ऐसे दिखाया जाता है, पर आपने ऐसे बनाना है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर हो रहा है बेटा? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये वाला जो डेविएशन है वो सबसे कम दे रहा है। तो जैसे से सबसे पहले देखो आई की वैल्यू को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे आई की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है साइड, तो आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करिए, तो डेल्टा की वैल्यू क्या करिए बेटा, डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे मिनिमम होगी, और उसके बाद फिर आई की वैल्यू को अब हम क्या करें, और बढ़ा रहे हैं बेटा, और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू पहले कम हुई, अब डेविएशन की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी बेटा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है बेसिकली हमने तो। और बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें पूछ लेते हैं कि इसके म्यू का मतलब ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका म्यू और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच का रिलेशन पूछ लेते कई बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे देखो रिलेशन, और बड़ा इजी है बेटा, बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो बेटा यहाँ पे देखो, अभी हमने पीछे किया था बेटा, ये एक कंडीशन और बतानी यहाँ पे रह गई है बेटा। जब हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे जब हमने देखा कि ये जब मिनिमम डेविएशन दे रहा था, तो बेटा जब हम इंसिडेंट एंगल की वैल्यू देख रहे थे और यहाँ से जब हम ई की वैल्यू देख रहे थे बेटा, उस वक्त क्या हुआ, आई और ई जो दे रहा ना, आई की वैल्यू ई के इक्वल आ रही थी, और कमाल की बात ये हुई उस वक्त R1 जो है वो R2 के इक्वल भी आ रहा था। तो बेटा दिस इज़ द स्पेशल केस, तो इसको हम स्पेशल केस की तरह देखेंगे, ठीक है। इसको आप देखोगे तो बड़े स्पेशल केस की तरह देखोगे, स्पेशल केस की तरह। तो इसमें स्पेशल केस क्या था बेटा, जब ये मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है ना, जब ये मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक एरो लगा के याद रखना है जो आपने चीज़ कि आई ई के इक्वल है और R1 जो है वो R2 के इक्वल है। क्लियर है? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट सेम एंगल बना रहे हैं, R1 और R2 जो है वो सेम एंगल बना रहे हैं, आई ई के इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसी को ही पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, इसको डेल्टा एम के साथ नोट कर देते हैं बेटा, मिनिमम डेविएशन। तो उस कंडीशन में आई जो है वो ई के इक्वल था और R1 दैट इज इक्वल टू R2 है, और हमें कंडीशन पीछे की थी ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। क्लियर है? तो फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा जो है फॉर मिनिमम डेविएशन, एम डी मतलब मिनिमम डेविएशन, ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई, क्योंकि आई ई के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2i। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आई की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2। क्लियर है बेटा? क्योंकि इसी से हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी निकालना है,
ठीक है, इसी से ही हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा इसके बाद सेकंड कंडीशन देखो, ऑल्सो ए की वैल्यू क्या थी, आर प्लस आर, R1 प्लस R2, ये भी हमने पीछे निकाला अभी। यहाँ पे देखिए बेटा, ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 था, यहाँ पे ए पुट कर दिया था। वो क्यों पुट किया था, जब हमने कंपेयर किया था इस इक्वेशन को और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ठीक है, ए वाली बेटा। तो हमें यहाँ पे देख गया कि हाँ ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम ही दे रहा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर है, इसके साथ कंपेयर करवाया था। तो बेटा ये पीछे हमने निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे आपने वही पुट करनी है। तो ए की वैल्यू अगर R1 प्लस R2 है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा R1 R2 के इक्वल है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो R प्लस R दैट इज 2R आ गया। तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, A/2, समझ रहे हैं। तो R की वैल्यू आ गई A/2, यहाँ पे I की वैल्यू आ गई, यहाँ पे R की वैल्यू आ गई। अब हमें म्यू का फॉर्मूला पता है बेटा। म्यू क्या कहता है बेटा, म्यू कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन, कहता है म्यू साइन I डिवाइड बाय साइन R, यही कहता है म्यू। तो इसके लिए साइन I की वैल्यू क्या बेटा, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन R, R की वैल्यू क्या बेटा, A/2, ठीक है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं, डायरेक्टली कई बार प्रिज्म फार्मूला के नाम से डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो बेटा पीछे से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है, 3 to 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है मिनिमम डेविएशन का, कि यहाँ पे आपने एक स्नेल्स लॉ लगा के सीधा डायरेक्टली पुट करना है, और इसमें ऐसे ही पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड डेल्टा, तो ये आपका एक रिलेशन है, क्लियर है। अब बेटा ये तो था सिंपल सी टर्म, अब हमने करना है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।